कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, आजकल एक बैंक का नाम बहुत ही हिट लिस्ट में शामिल है और सब जुमा पर उसी बैंक का नाम आ रहा है और वो है सिलिकॉन वैली बैंक। जी हाँ, सही समझा आपने, सिलिकॉन वैली बैंक। आज हम इसी सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये बैंक करता क्या था और इस बैंक के साथ हो क्या गया जो अचानक ही इसको बंद करना पड़ा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक क्या है, सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस का क्या कारण है और कौन कौन से इंडियन स्टार्टअप्स पे इसका असर पड़ा है, सिलिकॉन वैली बैंक शटडाउन क्यों हुआ, किन मुख्य कारणों की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक को बंद होना पड़ा। सिलिकॉन वैली बैंक 40 साल पुराना बैंक है, कैलिफोर्निया यूएस का। सिलिकॉन वैली बैंक कैलिफोर्निया के सांता क्लारा लोकेशन में है। सिलिकॉन वैली, जी हाँ, ये वही लोकेशन है जहाँ पर बड़े बड़ी टेक कंपनीज गूगल, फेसबुक, एप्पल, इनके हेडक्वार्टर शामिल हैं। तो इसी सिलिकॉन वैली लोकेशन में सिलिकॉन वैली बैंक का ऑफिस भी है। सिलिकॉन वैली बैंक यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक है और इसका मेन फंक्शन रहता है फंडिंग देना, किसको, वेंचर कैपिटल कंपनीज और पीई कंपनीज को, और ये फंडिंग स्टार्टअप्स को भी प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड की जितनी भी मेजर टेक कंपनीज हैं वो सब फंडिंग लेते थे सिलिकॉन वैली बैंक से। आपको याद होगा पेंडेमिक के दौरान किस प्रकार से इनका बिजनेस काफ़ी बूम पर गया था। हर किसी की जुबान पर टेक बेस्ड कंपनी का ही नाम आता था, क्योंकि उस वक्त डिजिटल डिवाइसेस और गैजेट्स, इन सब के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी और टेक कंपनीज ने काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया था ड्यूरिंग पेंडेमिक। और सिलिकॉन वैली बैंक इन्हीं टेक कंपनीज को फंडिंग देता था और इनके करंट अकाउंट मेंटेन करता था, जहां पर ये लोग अपने डिपॉजिट्स रखते थे फॉर मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ देयर बिजनेस। तो अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, सिलिकॉन वैली बैंक के बिजनेस मॉडल की बात करें, तो ये लोग 60% हाईली डिपेंडेंट थे ऑन टेक बेस्ड कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज, जो कि स्टार्टअप्स में जिनका काम होता है स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना। ये 60% बिजनेस मॉडल हाईली डिपेंडेंट था ऑन दिस सेक्टर। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं वेंचर कैपिटल कंपनीज क्या होती हैं। वेंचर कैपिटल कंपनीज बेसिकली फंड प्रोवाइड करती हैं टू स्टार्टअप्स या अर्ली स्टेज कंपनीज को, जिसमें कि हाई ग्रोथ या पोटेंशियल होता है हाई इन्वेस्टमेंट्स का। वहाँ पर ये लोग पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बदले में ये उन अर्ली स्टार्टअप्स कंपनीज के शेयर्स की ओनरशिप ले लेते हैं, बेसिकली ओनर बन जाते हैं उन कंपनीज का। इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जिस कंपनी में ये लोग पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी हाईली ग्रोथ दे और इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न्स अच्छा आए, ताकि इनके जो भी शेयर्स हैं उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा मिले और इनकी भी कमाई हो। फ्रेंड्स, ये जॉब कोई इजी जॉब नहीं है। यहाँ पर हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि अर्ली स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सा स्टार्टअप हाईली रिटर्न देगा या कौन सा स्टार्टअप नहीं देगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, सिलिकॉन वैली बैंक। तो सिलिकॉन वैली बैंक क्या करता था, फंडिंग देता था वेंचर कैपिटल कंपनीज को और स्टार्टअप्स को ये डायरेक्टली फंडिंग भी देता था और उसके बदले में ये उनके डिपॉजिट्स अपने पास रखता था। इस वेंचर कैपिटल कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज अपने करंट अकाउंट्स मेंटेन करके चलती थी सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, और सिलिकॉन वैली बैंक उस डिपॉजिट्स पे ठीक ठाक इंटरेस्ट भी दे देता था। अब आप लोग पूछेंगे कि वो डिपॉजिट का बैंक करता क्या था। तो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम में हुआ क्या कि इनके पास हाईली डिपॉजिट्स आना शुरू हो गए थे फ्रॉम स्टार्टअप्स एंड टेक बेस्ड कंपनीज इंक्लूडिंग द वेंचर कैपिटल कंपनीज। तो ये डिपॉजिट्स को ये लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर दिया। जितना भी डिपॉजिट्स आने लगा उसको ये लोग इन्वेस्ट करने लग गए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, यूएस बेस्ड गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में। वो लॉन्ग टर्म होती हैं, हाई टिल मैच्योरिटी, एसटीएम बोला जाता है, जिसमें ये लोग लो इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने वो बॉन्ड्स खरीदे थे जो कि लो इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रहे थे, और इसका टेन्योर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक का था। क्योंकि एसवीबी बैंक ने सोचा कि इनको शॉर्ट रन में तो फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए इन्होंने
इन्वेस्ट कर दिया इस पैसे को, बॉन्ड्स खरीद लिए लो इंटरेस्ट रेट पे, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आप सबको जैसा कि मालूम ही है कि इन्फ्लेशन हर जगह दुनिया में छाया हुआ है, तो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड्स की कीमत में भारी गिरावट आई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फेडरल रिजर्व्स ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो बॉन्ड्स की कीमत कैसे नीचे। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, आप इंटरेस्ट कॉस्ट को मान के चलिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग द मनी। अगर मैं, जाहिर सी बात है कि बैंक से लोन उठाने जाऊंगी तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो मुझे ज़्यादा ब्याज पे पैसा उठाना पड़ेगा। ज़्यादा ब्याज पे पैसे उठाने का मतलब होता है कि मेरी कॉस्ट, अगर मैं उस पैसे को बिजनेस में लगाती हूँ तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ या सर्विसेज देती हूँ, उसकी कॉस्ट महंगी हो जाएगी और मुझे बाहर से पैसा उठाने में तकलीफ आएगी क्योंकि उस पर ज़्यादा अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो रिमेंबर, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, जो वीसी कंपनीज हैं जिन्होंने इन स्टार्टअप्स में पैसा लगाया था, वो अब बहुत ही कम पैसा देंगी इन स्टार्टअप्स को उनका बिजनेस करने में, या फिर लोन पे इनको पैसा कम मिलेगा फ्रॉम दीज वेंचर कैपिटल कंपनीज, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगी, कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। और जो हमारी टेक स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको डे टू डे बिजनेस रन करने में दिक्कत आएगी क्योंकि उनकी फंडिंग ब्लॉक हो चुकी है, उनको अब वहाँ से वीसी कंपनी से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने समझा कि कैसे फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की वजह से जो हमारे टेक स्टार्टअप कंपनीज हैं उनमें फंडिंग का प्रॉब्लम आना शुरू होता है। सेकेंड स्टेप में अब हम समझेंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से इन टेक बेस्ड स्टार्टअप कंपनीज में कैश क्रंच का सिचुएशन हो गया। कैश क्रंच का सिचुएशन होने की वजह से इनका जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, जो आईपीओ आपने नाम सुना होगा, इसमें इनको फंड्स जुटाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लग गई। आइए समझते हैं आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फ्रेंड्स, जब कंपनीज को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है टू ग्रो देयर कंपनी, उसके लिए वो लोग बार तो लोन उठाते हैं और सेकंड मैकेनिज्म होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कि वो जनरल पब्लिक के लिए अपनी कंपनी का ओनरशिप खोल देते हैं। मीनिंग कि आप लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आइए और हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए और उसमें कंपनी के भागीदार बन जाइए, ओनर बन जाइए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है ला पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है। हो सकता है कि बिजनेस उतना रिटर्न ना दे जितना कि आजकल के बैंक के इंटरेस्ट दे रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने पर। सो कैश क्रंच की सिचुएशन में सिलिकॉन वैली बैंक्स ने अपने जो करंट अकाउंट्स में पड़े हुए पैसे थे वो निकलवाना शुरू कर दिया क्योंकि अब वीसी फंडिंग तो बंद हो गई, आईपीओ कर नहीं सकते, तो उन्होंने अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए पैसा डिपॉजिटर्स निकालना शुरू कर दिया। कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि प्लीज़ स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग मोर डिपॉजिट्स आउट ऑफ द सिलिकॉन वैली बैंक। सो काफ़ी स्टार्टअप्स पहुंच गए अपने डिपॉजिट्स निकलवाने के लिए सिलिकॉन वैली के पास। जब बहुत भारी मात्रा में डिपॉजिट्स निकाले जाते हैं बैंक से तो उसको हम बैंक रन का सिचुएशन बोलते हैं। कुछ इसी प्रकार की स्थिति आजकल हमारा सिलिकॉन वैली बैंक फेस कर रहा था अप टिल लास्ट वीक। अगर मेरे बैंक में पैसा पड़ा है, मैं बैंक के पास जाती हूँ वो पैसा निकलवाने के लिए, क्या बैंक मेरा मना कर सकता है पैसा मत निकलवाइए? जी नहीं, बिल्कुल बैंक मना नहीं कर सकता। ये मेरा लीगल राइट बनता है कि जो मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा है मैं उसको निकलवा पाऊँ। तो काफ़ी भारी मात्रा में जब लोग वहाँ पहुँचने लग गए सिलिकॉन वैली बैंक के पास, तो बैंक को उस विड्रॉवल को ऑनर करने के लिए पैसा चाहिए। अब सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो ऑल ऑफ अ सडन सभी के विड्रॉवल्स फैसिलिटेट करेगा। जब बहुत सारे लोग लाइन में लगे हों बैंक के बाहर कि हमारे को फंडिंग चाहिए, हमारे को फंडिंग चाहिए, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वन बैंक टू ऑनर ऑल द रिक्वेस्ट एट अ वन गो। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, उनको अपनी जितनी भी बॉन्ड्स थे जो उन्होंने लो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स थे उनको बेचना पड़ा। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि फेडरल रिजर्व्स ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए हैं। फेडरल रिजर्व्स ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए जिसकी वजह से हमारे जो बॉन्ड्स की कीमत थी वो गिर गई। बॉन्ड्स की कीमत गिरने की वजह से आजकल वो नुकसान में चल रहे थे बॉन्ड्स, तो सिलिकॉन वैली बैंक को वो बॉन्ड्स को नुकसान में ही बेचना पड़ा। तो फ्रेंड्स, सिलिकॉन वैली बैंक ने लास्ट वेडनेसडे को, दैट इज़ ऑन 8th of March को, उन्होंने $21 बिलियन के बॉन्ड्स, जो कि यूएस ट्रेजरी जिनको बोला जाता है सिक्योरिटीज़,
वो बेच डाले। वो बेचने से उनको भारी नुकसान हुआ जो कि 1.8 बिलियन डॉलर्स का है अभी। बट स्टोरी यहाँ पर ही एंड नहीं हुई। हुआ क्या कि अगले ही दिन थर्सडे को सिलिकॉन वैली बैंक ने अनाउंस किया कि हम अपने स्टॉक बेच रहे हैं। 2.25 बिलियन डॉलर्स के स्टॉक हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं। ये अनाउंसमेंट उन्होंने थर्सडे 9 मार्च को की, क्योंकि मार्केट में लोगों को पता तो था ही कि लोग डिपॉजिट्स निकलवा रहे हैं अपने, और ये अफवाह काफ़ी फैली हुई थी कि अभी और लोग भी हैं जो लाइन में हैं और जो डिपॉजिट्स निकलवा रहे हैं और उनको फंडिंग चाहिए, बट बैंक दे नहीं पा रहा है, जिसके कारण बैंक को अपने इक्विटी ओनरशिप अपनी बेचनी पड़ रही है इन द मार्केट, जिसकी वजह से उसके शेयर्स का जो प्राइस था वो 60% तक फ्रेंड्स डाउन गया। चलिए अब चलते हैं 10 मार्च की स्टोरी पे। सिलिकॉन वैली बैंक को अब फंड्स की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अब हम अपने कुछ शेयर्स कंपनी के बेच देते हैं इन द मार्केट। उन्होंने बायर्स जुटाने की भी कोशिश की मार्केट में, जो कि कुछ शेयर्स सिलिकॉन वैली बैंक के खरीद लें। और फिर लेटर फ्राइडे को 10 मार्च को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि यूएस की इंश्योरेंस कंपनी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, टू एश्योर कि जितना भी डिपॉजिट्स यूएस बैंक्स में जितने भी लोगों का पड़ा है अप टू $2.5 लाख तक का वो लोग देने के लिए बाध्य हैं। ये एक तरह की गारंटी देता है फेडरल डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन FDIC। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब बहुत हो गया, अब SVB बैंक को शट डाउन करना पड़ेगा, और इन्होंने फाइनली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ऑन फ्राइडे लेट आफ्टरनून में कि SVB बैंक इज़ शट डाउन नाउ कम्प्लीटली, एंड जितने भी डिपॉजिटर्स को मनी देनी है वो एक एक करके लाइन में आ जाइए और सबको FDIC ही मनी देगा 1 बाय 1 करके। अप टू $2.5 लाख तक तो मिल जाएगा, बट आगे का जो पैसा है घबराइएगा नहीं, मिलेगा ज़रूर, बट हो सकता है कि उसमें देरी आ जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या इंडिया में भी कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी या अथॉरिटी है जो कि हमारे पैसे को सिक्योर करती है और गारंटी देती है कि अगर कोई बैंक फेल होता है तो वो हम कितना पैसा हमारा वापस मिलेगा? जी हाँ, इंडिया में भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जिसको हम DICGC के नाम से जानते हैं। अब ये DICGC क्या है? DICGC है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जितने भी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स हैं उसमें DICGC गारंटी करता है अपने डिपॉजिटर्स को कि वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का गारंटी देता है। अगर कोई बैंक फेल होता है तो ये लोग 5 लाख तक का गारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, सिलिकॉन वैली बैंक से पहले भी एक बैंक फेल हो चुका है इन 2020 में, US का ही, बट ऐसा माना जाता है कि 2008 के बाद से ये सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर रहा है अब तक का। और मंडे को ऑन 13 मार्च जितने भी वर्ल्ड के बैंक्स के स्टॉक थे वो गिरने शुरू हो गए ड्यू टू दिस क्राइसिस। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक दोनों ही शट डाउन करने पड़े। जितने भी US के बड़े बैंक्स थे जैसे कि JP मॉर्गन चेज हो गया, सिटी बैंक हो गया, फॉर्गो हो गया, इन सब के शेयर्स में भारी मात्रा में गिरावट देखी गई टिल यस्टरडे। HSBC बैंक ने के बेस्ड जो सिलिकॉन वैली बैंक की ब्रांच थी उसको परचेज़ किया 1 पाउंड में, और इंग्लैंड के जितने भी टेक स्टार्टअप्स थे जो सिलिकॉन वैली बैंक्स पे डिपेंडेंट थे उनकी नैया को बचाया। चाइनीज़ स्टार्टअप कंपनीज़ और टेक कंपनीज़ ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देंगी SVB बैंक से, और गोल्ड और कॉपर के प्राइजेस में भी भारी गिरावट देखी गई टिल 13 मार्च। अच्छा, डिपॉजिटर्स को तो गारंटी है कि $2.5 लाख तक का तो वो लोग इंश्योर्ड हैं, बट व्हाट अबाउट शेयर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स? वो बेचारे तो, उनकी नैया तो अभी भी मझधार में फंसी हुई है, क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा गारंटी का मैकेनिज्म भी नहीं है। चलिए अब ये समझते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन स्टार्टअप्स पे भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा आंसर है कि यस, इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से ज़रूर आएगा। वो कहते हैं ना कि रिपल इफेक्ट, जब आप वाटर में स्टोन फेंकते हैं तो उसमें कुछ राउंड सी शेप बन के नज़र आती है, तो वो जो शेप जैसे जैसे बिगर होती जाती है वो आसपास के एरिया को भी कवर करती चलती है। तो जाहिर सी बात है कि एक जगह इम्पैक्टेड होगी तो वो दूसरी जगह पे उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से असर देखने को ज़रूर मिलता है।
अब जितनी भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि फ़ंड के लिए डिपेंडेंट हैं अपने सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर या फिर वेंचर कैपिटल फर्म्स के ऊपर जो कि फर्दर डिपेंडेंट है ऑन सिलिकॉन वैली बैंक, उनके ऊपर तो रिपल इफेक्ट आना ही आना है फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है उनके फंड्स आने में देरी हो। हम ये नहीं कह सकते कि वो फंड्स नहीं मिलेंगे, फंड्स मिलेंगे ज़रूर, बट हो सकता है कि उसमें टाइम लग जाए। तो मीनवाइल जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं या फिर फंडिंग का इशू आता है ड्यूरिंग सैलरी डिस्पर्सल के टाइम पर, हो सकता है उस टाइम पर उनको फंड्स का क्राइसिस फेस करना पड़े, और हो सकता है वो एम्प्लॉयज़ जो कि स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं उन पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगर टेक इंडस्ट्रीज़ को फंडिंग का इशू आता है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को जॉब लॉस का सिचुएशन या फिर इकोनॉमी स्लो डाउन का सिचुएशन को फेस करने की सिचुएशन आ जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक के शटडाउन होने से पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी का माहौल क्यों है। तो फ्रेंड्स, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से ही लगा सकते हैं कि जितनी भी यूएस की टेक बेस्ड स्टार्टअप कंपनीज़ हैं या फिर वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, इन 50% से भी ज़्यादा को ये लोग फंडिंग देते थे और उनके बिजनेस में सपोर्ट करते थे। स्टार्टअप रिसर्च एडवाइजरी फर्म्स ट्रैक्शन के हिसाब से एसवीबी ने फंडिंग दे रखी है काफ़ी इंडियन स्टार्टअप्स को, जिसमें पेटीएम, कार वाले, शादी.com, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, ब्लूस्टोन एंड सर्वा जैसे बिग नेम्स शामिल हैं। हालांकि इसमें से कुछ सीईओज़ ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया पिछले कुछ ही दिनों में कि उनका एसवीबी बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अभी रिसेंटली अक्टूबर 22 में ही एसवीबी ने इन्वेस्ट किया था एक कॉन्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस फर्म है आइसर्टिस, उसमें $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। वाई कॉम्बिनेटर जो कि एसवीबी का की क्लाइंट है, उसने 19 इंडियन स्टार्टअप कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो जाहिर सी बात है इसका इंडियन स्टार्टअप्स पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही है फ्रेंड्स। कुछ इंडियन फर्म्स अपने मनी अभी तक नहीं निकाल पा रही हैं क्योंकि उनके पास एक ऑल्टरनेट यूएस बैंक है ही नहीं और वो टोटली डिपेंडेंट थी ऑन एसवीबी बैंक पर। जो फंडिंग क्राइसिस का दौर है वो अभी चलने वाला है और चलने वाला है और रहने वाला है फॉर इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, जिन्होंने अपनी डिपेंडेंसी बना के रखी हुई थी डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे से ऑन एसवीबी। फ्रेंड्स, सिलिकॉन वैली बैंक की पेरेंट कंपनीज CEO, CFOs पर ऑलरेडी केस फाइल हो चुके हैं इन यूएस बाय देयर शेयर होल्डर्स। एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के क्राइसिस के बाद से फ्रेंड्स जितनी वो हिट कर सकता है बॉन्ड यील्ड्स को, जिसको हम यूएस ट्रेजरी भी बोलते हैं, यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, उसको बैडली हिट कर सकता है। बट ये इम्पैक्ट यूएस के लिए ही रहने वाला है, इंडिया में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि टचवुड हमारे यहाँ पर आरबीआई गवर्न करता है हमारे बैंकिंग सिस्टम को, और इंडिया में बैंक्स ने डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है बजाय इसके कि किसी एक सेक्टर को चुनने के। Friends, hope you find my video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.